हर सफल कहानी के पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी होती है और हर सफल बिजनेस के पीछे किसी विशेष व्यक्ति का विशेष योगदान जुड़ा होता है। किसी भी बड़ी कंपनी की शुरुआत बहुत छोटे लेवल पर ही होती है और किसी परिवार का कोई व्यक्ति ही आने वाली पीढ़ियों को कोई खास विरासत देकर जाता है। इसी तरह की एक प्रसिद्ध कहानी भारतीय प्रसिद्ध फूड ब्रांड हल्दीराम की भी है। हल्दीराम भुजिया सेव, हल्दीराम की सोन पापड़ी और अन्य कई प्रकार के नमकीन और स्नैक्स का स्वाद हमारी जुबान पर चढ़ा हुआ है, परंतु यह शुरुआत से ही इस तरह का मशहूर ब्रांड नहीं था, बल्कि यह भारत के एक शहर बीकानेर में एक छोटे से व्यापारी द्वारा शुरू की गई एक छोटी सी दुकान थी, जिसने आज परिवार के सदस्यों की मेहनत की बदौलत न केवल खुद करोड़ों का व्यापार स्थापित किया, बल्कि अन्य कई लोगों को रोजगार भी दिया। अपने राजस्थानी जायकों को एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाने के पीछे कुछ गरीब और कम पढ़े लिखे लोगों का सपना ही था, जिनकी छोटी छोटी कोशिशों ने आज $3 बिलियन का एक विशाल अंपायर खड़ा कर दिया। इस दिलचस्प कहानी के पीछे किन किन लोगों का संघर्ष है, ये जानेंगे आगे की वीडियो में। लेकिन जानने से पहले मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इसी तरह आपको जानकारी देता रहूं। भारत के लोगों को जब भी मिठाई या नमकीन खाने का मन करता है तो उन्हें सबसे पहले हल्दीराम की याद आती है। हल्दीराम का कोई भी प्रोडक्ट ले लो, खाने के बाद मजा ही आ जाता है। पूरे देश भर में यह स्नैक्स काफी लोकप्रिय है। देश की कई पीढ़ियां हल्दीराम के नमकीन का स्वाद लेती आ रही हैं। बच्चे हो या बूढ़े, लगभग सभी हल्दीराम के नमकीन के दीवाने हैं। हमारे देश की कई पीढ़ियां इसका स्वाद चखती आ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि नमकीन बनाने वाले इस कंपनी का इतिहास 100 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसकी शुरुआत भुजिया बेचने वाली एक छोटी सी दुकान से हुई थी और आज के समय में इसके प्रोडक्ट इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के 80 से ज्यादा देशों में अपने फूड प्रोडक्ट्स को सेल करता है। डोमिनोज और मैकडोनाल्ड जैसे इंटरनेशनल ब्रांड भी इंडिया में काफी पीछे हैं। हल्दीराम की कहानी में भी स्ट्रगल, अप्स एंड डाउन, फैमिली ड्रामा सब कुछ है, लेकिन कभी भी इन सब बातों का कंपनी के ग्रोथ पर असर नहीं आने दिया और यही हमारी आज की वीडियो को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाता है। हम आगे की वीडियो में जानेंगे कि हल्दीराम के इस सक्सेस के पीछे की कहानी क्या है और वो कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसे अपनाकर हल्दीराम $1 बिलियन कंपनी बन चुका है। इस कहानी के 3 मुख्य किरदार हैं। गंगा बिशन अग्रवाल, जिन्होंने हल्दीराम की नींव रखी, उनके पोते शिव किशन अग्रवाल और मनोहर अग्रवाल। इसकी कहानी भारतीय आजादी के पूर्व साल 1937 में शुरू हुई थी। इस समय गंगा बिशन अग्रवाल नामक एक व्यक्ति ने अपने शहर बीकानेर राजस्थान में एक नाश्ते की दुकान शुरू की थी और उसी दुकान से उनका घर का खर्च चलता था। गंगा बिशन अग्रवाल को उनके घर वाले प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाते थे। बचपन से अपने पिता की मदद करने के लिए वो दुकान पर काफी समय दिया करते थे और खेलने कूदने की उम्र में भुजिया बनाने की रेसिपी को समझने की कोशिश करते थे। बीकानेर में भुजिया उस समय काफी पॉपुलर हुआ करता था और इसे बनाना भी मुश्किल नहीं था। शहर के हर दुकानों और चौक पर यह बड़ी आसानी से मिल जाया करती थी और सबका टेस्ट भी लगभग एक जैसा ही होता था। इसलिए मार्केट में कंपटीशन क्वालिटी का नहीं बल्कि सिर्फ इसके प्राइस का था। गंगा बिशन अग्रवाल हमेशा से ही अपने पिता को भुजिया के रेसिपी में कुछ बदलाव करने का सुझाव दिया करते थे और खुद भी नए नए इंग्रेडिएंट के साथ भुजिया पर एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। काफी चीजों को आजमाने के बाद आखिरकार वह एक ऐसे प्रोडक्ट को बनाने में सफल हो गए जो उस समय मार्केट में किसी के पास मौजूद नहीं था। दोस्तों, गंगा बिशन अग्रवाल अपने पिता की भुजिया में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस किए जिससे उनकी तकदीर ही बदल गई। इसमें उन्होंने पहला बदलाव ये किया कि भुजिया को बेसन की जगह मोठ की दाल से बनाने लगे। ऐसा करने से न सिर्फ भुजिया का टेस्ट कई गुना बढ़ गया बल्कि वो पहले से कहीं ज्यादा क्रिस्पी हो गया, जो मार्केट में मौजूद भुजिया से पूरी तरह डिफरेंट था। इसके अलावा उन्होंने दूसरा चेंज ये किया कि मार्केट में जहां दूसरे लोग भुजिया को 2 पैसे प्रति किलो के भाव से बेच रहे थे, तो वहीं हल्दीराम ने इस भुजिया का दाम 5 पैसे प्रति किलो रख दिया। उन्होंने सोचा क्यों न अपनी भुजिया को एक प्रीमियम कैटेगरी में रखकर सेल किया जाए, ताकि लोग उनकी भुजिया को एक अलग स्टैंडर्ड से देखें और साथ ही साथ अच्छा मुनाफा भी कमाया जा सके। और तीसरा सबसे जबरदस्त काम उन्होंने ये किया कि अपनी इस भुजिया का नाम बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर डूंगर सेव रख दिया। हालांकि इस भुजिया का और बीकानेर के महाराजा से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था और कमाल ये हुआ कि उनका नाम एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह साबित हुआ। लोगों के बीच बीकानेर के महाराजा डूंगर सिंह की काफी इज्जत थी और इस तरह गंगा बिशन जी के एक स्मार्ट मार्केटिंग की वजह से उनकी भुजिया को एक प्रीमियम प्रोडक्ट मानने लगे। इसके बाद तनसुख दास ने अपने बेटे गंगा बिशन यानी हल्दीराम के नाम पर अपनी दुकान का नाम हल्दीराम भुजिया वाला रख दिया।
हल्दीराम भुजिया बीकानेर में ऑलरेडी एक प्रीमियम प्रोडक्ट बन चुका था। लोग 2 पैसे की जगह 5 पैसे पर किलो के भाव में भी बिना संकोच किए उनकी भुजिया खरीद रहे थे, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये धारणा बन गई थी कि 3 पैसे एक्स्ट्रा देकर वह एक अच्छी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। और इस तरह हल्दीराम का डूंगर सेव मार्केट में लॉन्च होते ही हिट हो गया और कुछ ही हफ्तों में यह प्रोडक्ट आसमान छूने लगा। हल्दीराम जी भुजिया जैसे कॉम्पिटिटिव मार्केट के लीडर बन गए और अपने दोनों बेटे मूलचंद और रामेश्वर लाल के साथ मिलकर बीकानेर के अलावा कोलकाता, नागपुर और नई दिल्ली में भी अपने ब्रांचेस शुरू कर दिए। लेकिन जब हल्दीराम जी की तीसरी पीढ़ी यानी उनके पोते जब बड़े होने लगे और बिजनेस फैमिलीज की तरह उनके परिवार में विरासत को लेकर झगड़े शुरू हो गए, लेकिन हल्दीराम जी बड़े ही समझदारी से इन झगड़ों को सुलझा दिया और एक समझौते के अनुसार अपने दोनों बेटों और उनकी फैमिलीज को बिजनेस एरिया को बांट दिया। रामेश्वर लाल एंड फैमिलीज को केवल वेस्ट बंगाल में बिजनेस करने की परमिशन मिली, जबकि नागपुर, बीकानेर और नई दिल्ली का बिजनेस मूलचंद अग्रवाल को सौंप दिया। लेकिन दोस्तों, एक भाई को बंटवारे में सिर्फ वेस्ट बंगाल और दूसरे भाई को बाकी सारा बिजनेस देने के पीछे एक खास वजह थी। दरअसल वेस्ट बंगाल में हल्दीराम का बिजनेस सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था, जबकि दिल्ली के चांदनी चौक में बना फैक्ट्री 1984 के सिख दंगों में जलकर खत्म हो चुका था और साथ ही दिल्ली में बीकानेर वाला और घंटे वाला मजबूत कॉम्पिटिटर पहले से ही मौजूद थे। दूसरी तरफ नागपुर में भुजिया कुछ खास फेमस नहीं था और हल्दीराम की मार्केट में कोई अच्छी पकड़ नहीं थी। मामला सुलझने के बाद पूरा अग्रवाल परिवार बिजनेस को आगे बढ़ाने में लग गया और तभी कहानी में एंट्री होती है दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर शिव किशन अग्रवाल जी की, जो इस कंपनी को ऐसे लेवल पर ले गए जिसे किसी ने सोचा तक नहीं था। शिव किशन जी ने अपना फैमिली बिजनेस 60s में ही ज्वाइन किया था, लेकिन टेरिटोरियल डिवीजन के बाद उन्होंने अपना फोकस नागपुर के बिजनेस पर किया, जिसको आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने काफी स्ट्रगल भी करना पड़ा। दरअसल उस समय सिर्फ नागपुर में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर भुजिया का कुछ खास डिमांड नहीं था। ऐसे में शिव किशन जी ने महाराष्ट्र के लोगों को फूड हैबिट जानने के लिए मार्केट रिसर्च करने का फैसला किया। उन्होंने नागपुर के पूरे मार्केट को खंगाल डाला और कई महीनों के रिसर्च के बाद उन्हें इस मार्केट के अंदर 2 बड़ी अपॉर्चुनिटी नजर आई। इसमें सबसे पहली चीज उन्होंने ये नोटिस किया कि महाराष्ट्र के लोग उस समय ज्यादा तरह के स्नैक्स के बारे में नहीं जानते थे और दूसरी चीज कि वहाँ स्वीट्स के नाम पर गिनी चुनी मिठाइयाँ ही मौजूद थी, यानी कि महाराष्ट्र के मार्केट में स्नैक्स की अलग अलग वैरायटीज और दूसरे रीजन की अलग अलग मिठाइयों को इंट्रोड्यूस करने का अच्छा स्कोप था। और दोस्तों, यही सब सोचकर उन्होंने अपनी फेवरेट मिठाई काजू कतली को महाराष्ट्र के मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब चूंकि महाराष्ट्र के लोगों के लिए काजू कतली एक बिल्कुल नई चीज थी, इसलिए शिव किशन जी उस मिठाई का फ्री सैंपल बांटने लगे। उनकी दुकान में जो भी कस्टमर आता वे उसे काजू कतली जरूर टेस्ट कराते। इस तरह उनकी मार्केटिंग के चलते कुछ ही दिनों के अंदर काजू कतली पूरे नागपुर में फेमस हो गई और इस मिठाई का फ्लेवर पूरे नागपुर के लोगों को इतना पसंद आया कि देखते ही देखते इसकी सेल आसमान छूने लगी। अब समय आ गया था कि काजू कतली के अलावा और भी स्वीट्स को मार्केट में उतारा जाए और फिर उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों को बीकानेर और कोलकाता की दूसरी फेमस मिठाइयों से भी इंट्रोड्यूस करा दिया। स्वीट्स के बाद अब बारी थी स्नैक्स को भी मार्केट में उतारने की, लेकिन इसे भी सीधे कस्टमर के सामने नहीं परोसा गया। दरअसल उन्होंने देखा कि नागपुर के लोग साउथ इंडियन स्नैक्स जैसे इडली और डोसा को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए कस्टमर्स को केवल अपनी दुकान पर लाने के लिए उन्होंने खुद का एक साउथ इंडियन रेस्टोरेंट शुरू किया। और जब बहुत सारे लोग उनके रेस्टोरेंट में आने लगे तो उन्होंने धीरे धीरे अपने मेन्यू में समोसा, कचौड़ी और छोले भटूरे जैसी चीजों को भी ऐड करना शुरू कर दिया। इस तरह शिव किशन जी ने पहले लोगों का भरोसा जीता और फिर उन डिशेस को लोगों के सामने पेश किया जो महाराष्ट्र में किसी के पास नहीं थी। और फिर जबरदस्त बिजनेस स्ट्रेटजी और टेस्टी प्रोडक्ट के चलते अगले कुछ ही सालों में हल्दीराम के सेल्स कई गुना बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, अब इस बात में कोई शक नहीं कि हल्दीराम को इस मुकाम तक पहुंचाने में शिव किशन जी का योगदान काफी अहम रहा था। लेकिन अब हल्दीराम की स्नैक्स जर्नी में तीसरे और सबसे अहम किरदार के बारे में जिक्र करना भी काफी जरूरी है, जो हल्दीराम को इस लेवल से भी ऊपर लेकर गए और इंडिया के अलावा दुनिया भर के देशों में इन ब्रांड को पॉपुलर बना दिया। वो शख्स थे मनोहर लाल अग्रवाल, जिन्होंने इस बिजनेस को आगे बढ़ाने में ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाई थी जो हल्दीराम की स्टोरी में बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हुई। सबसे पहले मनोहर लाल जी ने अपने ब्रांड्स को और भी ज्यादा फेमस बनाने के लिए हल्दीराम के ब्रांडिंग, कलरफुल और प्रीमियम पैकेजिंग का इस्तेमाल शुरू कर दिया, ताकि लोगों को ये महसूस हो कि वे मार्केट के एक ट्रस्टेड प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। उनके ऐसा करने की वजह से लोगों के बीच न सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस बढ़ी, साथ ही साथ हल्दीराम के लिए लोगों का ट्रस्ट भी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया।
उन्होंने अपने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को भी काफी मजबूत किया ताकि उनके प्रोडक्ट लोगों तक आसानी से पहुंच सके। इसके अलावा मनोहर लाल जी की दूसरी स्ट्रेटजी ये रही कि उन्होंने बड़े बड़े शहरों में हल्दीराम के स्टोर्स खोलने शुरू कर दिए, जिसके चलते सिर्फ कुछ ही सालों में हल्दीराम की सेल्स सैकड़ों गुना बढ़ गई। मूलचंद अग्रवाल एंड फैमिलीज के बढ़ते बिजनेस और कद को देखकर रामेश्वर लाल की फैमिली मेंबर ने सन 1991 में दिल्ली में अपना प्रोडक्ट हल्दीराम के नाम से लॉन्च कर दिया, जिसकी उन्हें कतई परमिशन नहीं थी, क्योंकि एग्रीमेंट के हिसाब से वे सिर्फ वेस्ट बंगाल में ही हल्दीराम के नाम से अपना बिजनेस कर सकते थे। मामला कोर्ट तक गया और 15 साल की लड़ाई के बाद साल 2013 में दिल्ली के हल्दीराम को यानी मनोहर लाल अग्रवाल को ही हल्दीराम भुजिया का सोल ऑनर घोषित किया गया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि तभी साल 2015 में अमेरिका ने हल्दीराम के प्रोडक्ट के आयात पर रोक लगा दी। आरोप लगाया था कि इनके प्रोडक्ट में कीटनाशक की मात्रा है। बावजूद इन सब के हल्दीराम के बिजनेस पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा। भुजिया की एक छोटी सी दुकान से शुरुआत करके इस ब्रांड ने मिठाई और नमकीन की ढेरों वैरायटीज मार्केट में उतार कर सबको चौंका दिया था और वक्त के साथ अपने आप में तेजी से बदलाव लाते हुए उनके लिस्ट में स्वीट्स और नमकीन के अलावा आइसक्रीम, डेयरी प्रोडक्ट, कुकीज और फ्रोजन मील भी शामिल हैं, जिसका जायका आज देश के कई शहरों में खुले हल्दीराम के रेस्टोरेंट में लिया जा सकता है। आज हल्दीराम के प्रोडक्ट को विश्व में टेस्ट ऑफ ट्रेडिशन के नाम से जाना जाता है। आज हल्दीराम जैसी कंपनियां युवाओं के लिए उदाहरण है कि कैसे एक शुरुआत करके खुद को सेट किया जा सकता है। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।